सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यदि आपको एसएसटी पढ़ना है और साइंस पढ़ना है तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन किस लेवल का है, पूरे एसएसटी के हर एक टॉपिक से है और साइंस के हर एक टॉपिक से है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ हम लोग बोलते हैं, कहाँ पाया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे, जो सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था, और जो कि प्राचीन विश्व के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक या विशेष स्नान के लिए किया जाता था। मतलब ये प्राचीन काल का जो मिला है मोहनजोदड़ो में, यहाँ ही विशाल स्नानागार मिला है, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। तो इनका आंसर तो होगा मोहनजोदड़ो, इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और यह प्राचीन विश्व के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है, और उस समय के लिए ये माना जाता है कि धार्मिक या किसी विशेष स्नान के लिए किया जाता होगा। तो ये आप लोग भली भांति समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जो कि शत्रुओं का नाश करने वाला? अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इनका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान सम्राट अशोक के पिता थे। आप लोग इस बात को याद रखेंगे, जो बिंदुसार थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान सम्राट अशोक के पिता थे। आप लोग को पता है अशोक के बारे में पूछा जाता है, जैसे हमारे पाटलिपुत्र है, अशोक के समय में क्या वैभव थी, क्या स्थिति थी, बहुत उसकी उत्कृष्ट थी, ठीक है। और जो है उस समय जो रक्षा व्यवस्था थी पटना का, बिल्कुल ही अत्यंत शोभनीय था, अत्यंत उत्कृष्ट था। चलिए देखते हैं आगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ना, ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता को ही समर्पित है। गायत्री मंत्र जो समर्पित है ना, वो सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र की जो रचना किया था वो कौन किए थे? ऋषि विश्वामित्र। कौन किए थे? ऋषि विश्वामित्र किए थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस जैसी कड़क प्रथाएं शुरू की थी? इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया था सिजदा और पैबोस प्रथाएं किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में घुटने टेक कर प्रणाम करने को ही हम लोग सिजदा कहते हैं, और सुल्तान के पैर चूमने को पैबोस कहते हैं। इसकी प्रथा को अनिवार्य कर दी थी। अब बताइए आप लोग, ये गयासुद्दीन बलबन थे जिन्होंने सिजदा को अनिवार्य किया, पैबोस को अनिवार्य किया। और सिजदा का मतलब होता है कि दरबार में घुटने टेक कर प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान का पैर चूमना। ये किसने किया था? तो इसको कड़क प्रथाएं कहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। तो इतनी कड़क प्रथाएं शुरू करने वाले थे गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आप लोग को पता है, बाबर जो मुग़ल साम्राज्य के पहले एक तरह से स्थापना करने वाले हैं। तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अगर सिंपल इतना भी पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये जो नींव रखने वाले हैं ये बाबर है, इन्होंने ही मुग़ल साम्राज्य का शुरुआत किया था।
तो इब्राहिम लोदी से जब पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी तो बाबर इसमें जो है मतलब जीत गए थे। तो इसमें पहली बार बारूद और तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सवाल भी पूछा जाता है कि पहली बार बारूद और तोप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया? मुग़ल साम्राज्य के युद्ध में। तो ये जो किया गया था इसी पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया था पहली बार बारूद और तोप के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किस शासक के दरबार में की थी? अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किस शासक के दरबार में थी? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जो मंत्री परिषद था वो अष्टप्रधान नाम से था। यह 8 मंत्रियों का एक समूह होता था जो मराठा साम्राज्य के प्रशासन में शिवाजी महाराज की सहायता करता था और जिसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 8 मंत्रियों का समूह होता था। किसमें? ये जो अष्टप्रधान है, नाम से भी पता चलता है अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का समूह, और जो मराठा साम्राज्य के प्रशासन में शिवाजी महाराज जी के सहायता करते थे और पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण रहता था। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो पता है आप लोग को 1905 में कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, यही थे भारत का वायसराय। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन करने का इसका एक ही मकसद था, राज करना, लॉर्ड कर्जन का। नहीं तो बंगाल विभाजन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इनका मानना था कि यदि फूट डालेंगे तो ही राज अच्छे से चलेगी। तो लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो राज करो की नीति के तहत प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया कि हमको प्रशासनिक सुविधा में आसानी होगा, बंगाल का विभाजन हम कर रहे हैं, जिसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन आंसर सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। जो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति के जनक किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को यह उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रवाद की भावना को जनता में तेजी से जगाया था। इसलिए अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में याद हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बेलगाम अधिवेशन का डेट याद रखेंगे, कब हुआ था? 1924 में। और महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ओनली वन बेलगाम अधिवेशन 1924 में। कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी, गांधी जी ने किया था। ये कर्नाटक में बेलगाम पड़ता है। 39वां अधिवेशन ये कहलाया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था, जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ? तो भगत सिंह। नारा लिखा हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, अब व्याख्या पढ़िए, इनके बारे में जानिए। इस नारे को मूल रूप से 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे देशव्यापी पहचान और लोकप्रियता शहीद भगत सिंह ने दिलाया। इसका मतलब ये हो गया कि इतना जो फेमस है इनकलाब जिंदाबाद, इसको फेमस करने वाले थे भगत सिंह, लेकिन मूल रूप से 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने ही इसको लिखा था। तो यदि कहेगा कि पहली बार किसने दिया था या किसने दिया या लोकप्रिय बनाया, तो लोकप्रिय बनाने के संबंध में जो है भगत सिंह हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा? आप लोग को पता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि मुख्य भूमि बोल रहा है, और मुख्य भूमि से जो दक्षिणी छोर होगा वो कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी में कन्याकुमारी पड़ता है। तो कन्याकुमारी में ये कैप कोमोरिन है सबसे दक्षिणी छोर। तो याद रखेंगे मुख्य भूमि, जैसे ही नाम आएगा तो मुख्य भूमि से याद रखेंगे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर हो जाएगा कैप
कोमेरीन। क्या हो जाएगा कैप कोमेरीन, और जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। ध्यान रहे, यदि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। बिल्कुल इसको ढंग से आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यदि मुख्य भूमि का छोर पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी में है। कौन सी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? आप लोगों को पता होना चाहिए। गोदावरी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण प्रायद्वीपीय भारत की इस सबसे लंबी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। यही कारण है वृद्ध गंगा कहने का, सबसे बड़े आकार और बड़े विस्तार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वल्केनो कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, यह दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में स्थित है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी है, केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं वह गंगा और ब्रह्मपुत्र है। और यह दुनिया का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव वृक्ष बहुयातायात में पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सिल्वर फाइबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? कपास। कपास आप लोग कॉटन नाम सुने होंगे। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे सिल्वर फाइबर क्रांति कहा गया। और वही गोल्डन फाइबर जब पूछे जूट को, गोल्डन फाइबर जब पूछे तो जूट को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इससे पहले भी क्लास में आप लोग को करा चुके हैं नाथुला दर्रा के बाद, नाथुला दर्रा के बारे में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और यह दर्रा भारत के सिक्किम में जो तिब्बत है, जो अभी चीन में पड़ता है, कि चुंबी घाटी से जोड़ता है और प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। रेशम मार्ग का हिस्सा कौन रहा है? कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, वर्षा होना? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसमें हवा, घनत्व और जलवाष्प सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, जिसमें हवा, घनत्व और जलवाष्प सबसे अधिक होती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए आप लोग। पिछले क्लास में भी यह क्वेश्चन करा चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील, गहरी झील जो है बेकाल झील है, जो कि रूस में पड़ता है। और यह दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। याद रखेंगे आप लोग, समझिए इस बात को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। कौन सा है? शुक्र। क्या हो जाएगा आंसर? शुक्र है। हालांकि बुध शुक्र के पास है, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वह भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिसके कारण शुक्र को ही सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ये नहीं कि बुध है जो सबसे नजदीक है, सूरज के पास है, तो उन्हीं को गर्म ग्रह कह देंगे। जी नहीं, गर्म ग्रह शुक्र को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बताइए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। और इटली के इस ज्वालामुखी में लगातार हल्के विस्फोट होते रहते हैं, जिससे रात में भी चमक बनी रहती है। किसमें है? स्ट्रोम्बोली में। किसमें? स्ट्रोम्बोली में। कहाँ है ये? इटली में है। और इस ज्वालामुखी में लगातार हल्के विस्फोट होते रहते हैं, जिसके वजह से रात में भी चमक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जीके की ऐसी की तैसी हो जाएगी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है जो पूरे देश के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने की बात करता है। कौन? आर्टिकल 44। समान नागरिक की बात कौन करता है? आर्टिकल 44। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए। शिक्षा का जो अधिकार मिला है उनको मौलिक अधिकार बनाया संविधान के किस संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। याद रखेंगे, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसके तहत 21 ए जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। याद रखेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा? अनुच्छेद 32। किसको कहा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता। कौन? अनुच्छेद 32। इसीलिए तो इनको आत्मा और हृदय कहा। संविधान की आत्मा और हृदय का अनुच्छेद 32 को। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को बोलिए। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ से लिया गया, जो कि वर्तमान में अभी रूस कहलाता है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? सोवियत संघ से, अभी क्या कहलाता है? रूस। और इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के द्वारा हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A अनुच्छेद 15A के तहत इनको जोड़ा गया। याद रखेंगे इसको। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ से, अभी वर्तमान में रूस कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वहीं भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे विशेष तौर पर। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, कौन दिलाएंगे शपथ? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। याद रखेंगे आप लोग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया? भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, एकदम प्रीवियस ईयर का धमाल मचाने वाला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। और इसी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव तो दिया था बलवंत राय से मेहता समिति 1957 में, तो सबसे पहले नागौर में, कहाँ पे? नागौर में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बताइए? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, भले ही वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोस्टमार्टम हो रहा भाई, ढंग से देखिए, ढंग से पूरा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आप लोग यदि जीके पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 356 कई बार हमने करा चुका है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356। क्या सही जवाब हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, याद रखेंगे, ऐसे ये नहीं लग जाता है। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध संविधान सभा के किस रूप से है? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनका संबंध संविधान सभा के किस रूप से है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें इन्हें सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। याद रखेंगे इसको। कुछ समझ में आया? जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया जो सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति होंगे ना फिलहाल के लिए, उनको हम अध्यक्ष बना लेंगे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को जो है अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अस्थायी। बाद में चुने हुए व्यक्ति कौन थे? अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था? सवाल रिपीट हो रहा है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई थी। और इन्हीं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखेंगे आप लोग। जो जीएसटी का सवाल है, देखिए आप लोग बताइए, भारत में कब लागू किया गया था? जानते होंगे, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। और यह अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में लागू किया गया था। 101वां, कितना? 101वां। भारत का केंद्रीय बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था भाई? बैंक जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और बाद में आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखेंगे, जो आरबीआई की स्थापना है ना, जो आरबीआई की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। जब आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसका अर्थ है कि जहां काम के लिए कम लोगों की जरूरत है ना, वहां जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, इसलिए इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिससे उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालेगांव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से है। और इस समिति का गठन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के कामकाज और नियम में सुधार के लिए किया गया था। मालेगांव समिति का
समझ गए। मालेगांव समिति का जो गठन किया गया था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के कामकाज और नियम में सुधार के लिए। आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए। आगे हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है प्रकाश वर्ष जिसको लाइट ईयर कहते हैं किसका मात्रक है, बताइए। जिसको लाइट ईयर कहते हैं किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है, उसका उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इसका प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता कौन, उत्तल दर्पण। और वाहन के पीछे देखने के लिए ही उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे चालक को पीछे एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, आराम से देख लेता है बगल से ट्रक आ रहा है कि क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, आराम से दिखाई पड़ता है। तो उत्तल दर्पण याद रखेंगे। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का तापमान और घनत्व बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश बार बार मुड़ता है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, भाई बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। उत्तल लेंस किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। सॉरी, उत्तल लेंस नहीं, यही तो कंफ्यूजन की बात है। दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, लेकिन निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का, याद रखेंगे। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति पास की चीजों तो देख सकता है पर दूर की नहीं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को सही जगह रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। यानी यही हो गया कि जो अवतल लेंस है ना, जिसको निकट दृष्टि दोष है, उनको दूर करने में हेल्प करता है व्यक्ति को, ताकि सही से दिख सके, याद रखेंगे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान सामान्य हो जाता है, 40 डिग्री पर। किस पे, 40 डिग्री पर सामान्य हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस जिसको हम लोग कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N2O। और इसे सूंघने पर हल्की बेहोशी या हंसी आती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। चिकित्सा में इसे हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, N2O आराम से बोल सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, हेनरी मोसले। किसने तैयार की थी, हेनरी मोसले ने पुरानी दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयारी की थी, आगे देखते हैं हम लोग। मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी, अच्छा ये जो है हेनरी मोसले ने जो आधुनिक दिया था, हेनरी मोसले जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, जबकि जो मेंडलीफ था ना, इसका सारणी परमाणु भार पर आधारित था। तो मेंडलीफ तो भाई पुराना वाला दिया था ना, याद रखेंगे आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले, लेकिन जो पुराना है तो पुराना वाले को किसने दिया था, मेंडलीफ दिया था। पुराने वाले किसने दिया था, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और सिरका का रासायनिक सूत्र बताइए, सॉरी एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH होता है। यह सिरके को उसका खट्टा स्वाद और तीखी गंध देता है, याद रखेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो शुद्ध सोना आप लोग को पता है 24 कैरेट का होता है, और कठोर बनाने के लिए इसको तांबा या चांदी मिला देता है। आप लोग यदि गए होंगे सोनार की दुकान पर तो आप लोग को पता है, कभी आभूषण बनाने के लिए जाइए तो पता रहेगा कि शुद्ध सोना का कभी बनाया ही नहीं जाता है,
उसमें कुछ मिलाया उलाया जाता है ताकि वो लचीलापन ना मारे। यानी अगर आप पूछिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का। और 24 कैरेट का सोना बहुत मुलायम होता है जिससे गहने नहीं बन सकते हैं, इसलिए आमतौर पर 22 कैरेट सोना में ही तांबा मिलाकर आभूषण बना दिया जाता है। हमने तो पहले ही बताया, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चूने के पानी का दुधिया रंग किस गैस के कारण हो जाता है? तो दुधिया रंग तो होता है ये चूने के पानी का, पता है आप लोग को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जब चूने के पानी में CO2 प्रवाहित होती है ना तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण पानी का रंग दुधिया हो जाता है। याद रखेंगे, क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और यह कोशिका के भीतर कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है जिससे शरीर को काम करने में ताकत मिलती है। तो फाइनली कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, भाई पहले भी करा चुके हैं आप लोग, यकृत। क्या है? यकृत। और लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब बताइए, अब कहिएगा भाई पहले यकृत बोले अब लीवर बोल रहे हैं, तो यकृत का इंग्लिश मीनिंग लीवर होता है। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पित्त रस का स्राव करता है और विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अंग है लीवर। पित्त रस का स्राव करता है, निकालता है पित्त रस को, पित्ताशय में जमा होता है पित्त रस और विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। बहुत हेल्पफुल रहता है शरीर के लिए। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। थक्का जो जम जाता है, यदि किसी का हाथ कट गया, मान लीजिए खून बह रहा है, यदि विटामिन के की कमी नहीं है ना, वहाँ अगर दबा दीजिए जोर से, कुछ देर के बाद वो खून बंद हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। लेकिन यदि किसी में विटामिन के की कमी है तो यदि उसका सर उर फूट गया तो भाई खून रुकेगा ही नहीं, हाथ कट गया तो खून रुकेगा ही नहीं, तब तो भारी दिक्कत है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन जैसी प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो चोट लगने पर खून को बहने से रोक देता है, थक्का जमा देता है। याद रखेंगे। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? अग्न्याशय से। इंसुलिन हार्मोन निकलता है अग्न्याशय से। जिसका नहीं निकलता है इंसुलिन हार्मोन, आप लोग को पता है, डायबिटीज हो जाता है, चीनी हो जाता है। काफ़ी भयावह बीमारी हो गई है डायबिटीज। अग्न्याशय की लेगरहेस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और यह शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन निकल रहा है मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल है, समझ जाइए। अगर कमी हुआ तो डायबिटीज रोग हो गया, मधुमेह, जिसको हम लोग चीनी का बीमारी बोलते हैं। RBC जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहा जाते हैं, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? भाई बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलिहा को किसे कहा जाता है? पलिहा को। थैंक यू वेरी मच आज का ये सेशन देखने के लिए। आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी क्लास मिलते रहेगा। वेरी गुड, थैंक यू।